तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू आपके अपने भैया एच आर आनंद। और आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो आपके क्लास नाइन्थ के हैं। और आज हम लोग गति पढ़ेंगे, बेसिकली चैप्टर 7 आपका अध्याय 7 है। और हम लोग इस चैप्टर को आज कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, कोई नया पार्ट बनेगा, नहीं। इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म भी कर देंगे आज। और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में करें, यानी 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बने और ये चैप्टर क्लोज हो जाए। तो क्योंकि अभी आप लोग को फिलहाल ये छोटा दिख रहा है, तो चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये बड़ा दिखे। और हम लोग चलते हैं फिर अपने पढ़ाई पे। तो देखो, ये कहानी जब आप पढ़ोगे ना, ये पूरा जो कहानी इन्होंने यहाँ लिख रखा है, अगर बेसिकली तुम इन चीज़ों को पढ़ते हो तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी नहीं। सबसे पहले बात तुम्हें क्या मिलेगा कि ये बोलता है कि हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था या गतिजा अवस्था में देखते हैं। और हम ये कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है। सबसे पहली बात तो गति का अर्थ क्या है। गति का अर्थ है अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे तो वो गति में है। जैसे अगर मैं बताऊं ये ट्रेन है या फिर ये बस है, आपका स्कूल बस मान लेते हैं। आप जब इस गाड़ी में बैठते हो और ये गाड़ी जब चलती है तो कुछ समय पे मान लो पहले गाड़ी यहाँ होगी इस जगह पे, उसके बाद यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और उसके बाद अब यहाँ खड़ी है ना। तो विच टाइम, समय के साथ इसने अपने स्थान को बदला, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये आपकी वस्तु जो है वो गति में है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं और फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग देख पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि कोई वस्तु गति में है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले बात यहाँ पे करता है कि मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह होता है, श्रावों और धमनियों में मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। और हम यह प्रायः समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। मतलब कोई वस्तु अगर पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो ये समय के साथ बदली, इसलिए अब यह वस्तु गति में है। ये पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु गति में है या वो स्थिर है, इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक नहीं, उसको बोल सकते हैं कि समझने के लिए कि कैसे कोई वस्तु गति में है, उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला। और वो तरीका को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु और केंद्रीय बिंदु के मदद से। तो चलिए जानते हैं ये पूरा क्रियाकलाप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस अगले डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, तो सीधा उसी पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है, आपका किताब भी यही लिखता है, कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान होते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं या ट्रेन में बैठे होते हैं और जब वो चीज़ चल रही होती है तो आपको लगता है कि आपके आसपास के जो चीज़ें हैं, जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, वो तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? आप आगे जा रहे हैं, पेड़ पौधे पीछे नहीं जा रहे हैं। अगर मैं आपसे आगे की बातें करूं तो यहाँ पे बोलता है कि किसी वस्तु के लिए कोई वस्तु गति में, किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गति में हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्थिर हो सकती है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, मान लेते हैं कि कुछ बच्चे जो गाड़ी में बैठे हैं, एक ये बच्चा आपको दिख रहा है, एक ये बच्चा दिख रहा है। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखें तो ये दोनों तो गाड़ी के अंदर ही है ना। गाड़ी तो फिलहाल अभी रुकी हुई है, मान लेते हैं गाड़ी चल रही है। तो ऐसे में ये दोनों तो अंदर ही हैं, बस के अंदर ही हैं, तो इन्हें एक दूसरे को जब ये देखेंगे तो वो एक दूसरे के लिए स्थिर होंगे, यानी हिलडुल नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा, जो मान लेते हैं ये गाड़ी में बैठा हुआ है, ये यहाँ से देख रहा है इस बच्चे को जो यहाँ रोड पे खड़ा है और ये बस चल रही है। तो इस बच्चे के लिए जो रोड पे यहाँ खड़ा है उसके लिए भी, और साथ के साथ ये बच्चा जो बस में बैठा है, दोनों एक दूसरे के लिए गतिमान होंगे। इस बच्चे को लगेगा कि ये बच्चा पीछे की ओर जा रहा है और इस बच्चे को दिखेगा कि बस आगे की ओर चल रही है। मतलब समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है। वहीं इस ट्रेन वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ खड़ा कर दिया। आपने जब इस ट्रेन को देखा यहाँ से तो आपको लगा कि ये ट्रेन चल रही है। मान लेते हैं कि ये ट्रेन चल रही है, अभी फोटो में तो चला नहीं सकता मैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये ट्रेन चल रही थी। अब जब आपने इस ट्रेन को देखा चलते हुए तो आपके लिए ट्रेन में बैठे हुए लोग भी गतिमान हुए, मतलब वो समय के साथ अपने स्थान को बदल रहे थे। लेकिन जो दो लोग, मान लेते हैं एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, जो एक ही साथ बैठे हुए हैं, एक ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए स्थिर होंगे, गतिमान नहीं होंगे। क्योंकि आप कैसे निर्धारित करेंगे कोई वस्तु गति में है या स्थिर है, वो डिपेंड करता है मूल बिंदु या केंद्रीय बिंदु पे, और इस या फिर निर्देश बिंदु। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम ही है निर्देश बिंदु। बोलता है
हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु द्वारा निर्धारित करके व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि आपका स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर आगे है, इसका अर्थ ये हुआ कि स्कूल को दर्शाने के लिए हम लोगों ने रेलवे स्टेशन का सहायता लिया। तो स्कूल को दर्शाने के लिए जिस चीज़ की आपने सहायता ली वो आपके लिए क्या हो गया, निर्देश बिंदु हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा चीज़ एग्जाम्पल ले लूँ। मैंने बोला कि मेरा घर यहाँ पे है, ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, और आपका घर यहाँ पे है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आपका जो घर है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, और मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन से मान लेते हैं 10 किलोमीटर दूर है। तो ये जो मैं 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर बोल रहा हूँ, ये किसके आधार पर बोल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन के आधार पर बोल रहा हूँ। तो जिसके आधार पर आप चीज़ें को बात करते हैं, जिसके आधार पे आप जगह निर्धारित करते हैं, दूरी निर्धारित करते हैं, उस बिंदु का हम लोग नाम देते हैं निर्देश बिंदु। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, और हम दूसरे निर्देश बिंदु को अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। जैसे आपका भी कहीं घर होगा, कोई आपसे अगर आपके घर आ रहा है, कोई नया व्यक्ति आपके घर आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, अब आपको बताना है कि आपका घर कहाँ है। तो आप आपके आसपास मान लो अगर कोई बैंक होगा तो आप बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप आगे जाइएगा तो एक बैंक मिलेगा, उस बैंक से बगल में मेरा घर है। आप इसे निर्धारित करते हैं। कोई बड़ा होटल है तो होटल का नाम लोगे, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन के बदलोगे, रेलवे स्टेशन के बगल में घर है मेरा। तो जिस माध्यम से आप अपने स्थान को निर्धारित करते हैं, जिस चीज़ का मदद लेके, उस चीज़ का ही हम लोग नाम देते हैं निर्देश बिंदु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अच्छे से गति को समझेंगे, मूल बिंदु को एक बार फिर से समझेंगे, और भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब गति के बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो मैंने जो बात आपको बताई, फिर से वही बात बताने जा रहा हूँ कि यदि वस्तु के चारों तरफ के वातावरण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदल जाए तो वह वस्तु गति में होती है। इस सापेक्ष और वातावरण का क्या अर्थ आप बताना चाहते हैं भैया, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉम एंड जेरी दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। जेरी आगे आगे भाग रहा है, टॉम उसके उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो अब ये दोनों को अगर कोई तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए आपको मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और आपको बोला कि तुम देखो यार क्या ये भाग रहे हैं, और जब आपने देखा कि हाँ ये तो भाग रहे हैं, ये अपने स्थान को समय समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं, समय के साथ अपने स्थान को बदल रहे हैं, जिस जगह पे पहले खड़े थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो गति में है। मतलब पहले यहाँ थे, अब उससे आगे आ गए, उससे आगे आ गए, ऐसा चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे आराम से बैठे हुए हैं, शांति से। क्या दौड़ रहे हैं? नहीं। शांति से बैठे हुए हैं तो अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये आपके रेस्ट में हुए यानी स्थिर हुए। लेकिन यहाँ पे जब एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं तो स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं समय के साथ, यानी गति में हुए। तो ऐसे में मैंने आपको अभी तुरंत मूल बिंदु का अर्थ बताया था कि मूल बिंदु क्या होता है। फिर से बता देता हूँ आपको मूल बिंदु के बारे में। ठीक है, बोलता है किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया कि मूल बिंदु या निर्देश बिंदु क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ें होती है। ठीक है, अब भौतिक अवस्था के बारे में मैं बात करता हूँ तो वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपका विरामावस्था और दूसरा गतिजावस्था। विरामावस्था यानी जब आप अपने स्थान को समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आप वह विरामावस्था में हुए, और जब आप अपने स्थान को समय के साथ बदल देते हैं तो आप गतिजा अवस्था में हुए। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, तो वो बोलता है कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। किसी एक बिंदु बोलने का क्या अर्थ हुआ भैया? अगर मैं बोलूँ कि आप किस बस में बैठे हुए हैं, इसी बस में बैठे हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है, और इस बस में जब तुम बैठे हुए हो तो तुमने अपने बगल वाले दोस्त को देखा और तुमने नोटिस किया कि यार ये भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे मस्त एंजॉय में, और दोनों रेस्ट में, मतलब स्थिर हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन जब तुमने तीसरे बच्चे को देखा जो नीचे खड़ा है तो उसको देख के तुमको लगा कि मेरी बस आगे चल रही है, वो पीछे जा रहा है, तो गति में हुए तुम लोग एक दूसरे के लिए। ठीक है, बिल्कुल वही बात यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि विरामावस्था में कोई वस्तु क्यों है और कैसे है निर्धारित करने के लिए आपको एक बिंदु निर्धारित करना होगा, एक डिसाइडिंग फैक्टर ढूंढना होगा, एक निर्देश बिंदु ढूंढना होगा, जिसके अर्थ पे तुम आधार पे तुम पता करोगे कि कोई वस्तु स्थिर है या विरामावस्था में है। क्योंकि मैंने आपको पीछे ही समझाया है कि यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत है, जो आपके लिए गति में हो सकता है वो हो सकता है मेरे लिए विरामावस्था में हो, और जो हो सकता है मेरे लिए विरामावस्था में हो वो आपके लिए गतियावस्था में हो। गतिजावस्था की वही बात कि अगर कोई वस्तु अपने स्थान को बदलाव करे समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष तो वह गतिजावस्था में कहलाई जाएगी।
यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं आपको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। अब गतिजा अवस्था के प्रारूप, यानी गति भी 3 प्रकार के होते हैं भैया, बिल्कुल। देखिए, आपने पहले विरामावस्था और गतिजा अवस्था को समझा कि जब हम समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, अपनी जगह को बदलते हैं, तो हम लोग गति में होते हैं, और जब समय के साथ अपने स्थान को मतलब जगह को नहीं बदलेंगे तो हम लोग विरामावस्था में होंगे। लेकिन गति अवस्था भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपका है वृत्तीय गति, जिसका पथ गोलाकार होता है। आपने बचपन में ऐसे पत्थर बांधकर घुमाया होगा, बिल्कुल घुमाया होगा, सबने किया है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में जब आप उसको घुमाते थे तो आपको याद होना चाहिए कि वो गोल गोल घूमता था। यहाँ से अगर मैं निर्धारित कर दूँ तो आप देखना, ये यहाँ से देखो गोल गोल घूम रहा है, ये पथ इसका बनाया हुआ है। तो ये गोलाकार पथ हुआ, इसलिए इस गति को हम लोग नाम देते हैं वृत्तीय गति। यानी हम लोग पथ के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं कि वो किस प्रकार की गति है। दूसरा गति है रेखीय गति। रेखीय गति यानी सीधा सीधा चलना। आप देख सकते हो ये गाड़ी यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, सीधा सीधा चल रहा है। तो ऐसे गति को रेखीय पथ पे ये चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेखीय गति। तीसरा गति है कंपन गति। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होता है। कंपन गति एक ऐसा गति है जिसमें आप किसी रेफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पकड़ा तो ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, या झूला यहाँ लटका हुआ है तो ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, और इस रेफरेंस पॉइंट के आधार पे ही हम लोग, हमारा पूरा ये गति हो रहा है। एक बार इधर जा रहा है तो दूसरी बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है। ये घड़ी भी आपने बचपन में देखा हो, इस घड़ी को बोलते हैं पेंडुलम। तो ऐसे में जब किसी एक बिंदु के स्थान से आप किसी चीज़ को हिलाते हैं और वो एक बिंदु पे यहाँ पकड़े पकड़े ही देखो तुम ध्यान से कि यहाँ गया फिर यहाँ गया, उस बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूम रहा हो, कंप रहा हो, कांप रहा हो, तो ऐसे में वह कंपन गति का एग्जाम्पल हो जाता है, उदाहरण हो जाता है। आपने झूला झूला होगा, तो जब आप झूला झूलते हैं तो आप भी एक तरह से कंपन गति ही कर रहे होते हैं। अब मूल भौतिक राशियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात यह है मूल भौतिक राशियों में, कि वह राशि जिन्हें मापा जा सकता है वो भौतिक राशियां कहलाती है। और मूल भौतिक राशियां वैसी राशियां हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। जैसे में कि आप समय को बदल सकते हैं, समय का जो आप निर्धारित करते हैं वो सेकंड में या मिनट में या घंटे में बोलते हैं कि इतना घंटा हुआ, इतना सेकंड हुआ, इतना मिनट हुआ। क्या आप उसको बदल सकते हैं सेकंड मिनट को कुछ और बोल सकते हैं क्या? नहीं। जब मैं बात करता हूँ आपके तापमान की, तो आप तापमान या तो डिग्री सेल्सियस में बोलते हो, या डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलते हो, या केल्विन में बताते हो। 3 यूनिट्स हैं, लेकिन ये तीनों में सबसे अच्छा केल्विन होता है क्योंकि वो मूल भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि वैसी राशियों को बोलते हैं जिन्हें आप माप सकते हैं और जिन्हें आप गिन सकते हैं, वैसी राशियों को हम लोग भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अब भौतिक राशियों के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? अब वो कैसे निर्धारित करते हैं 2 भाग, किस आधार पे हम लोग 2 भाग में बांटे भौतिक राशियों को? उसके परिमाण और उसके इकाई के आधार पे हम लोगों ने उसको बांटा। यानी यहाँ हम लोग 2 चीज़ों का बात करेंगे, एक तो होगा दिशा और एक होगा उसका परिमाण। ठीक है। जब मैं दिशा की बात करूंगा, यानी दिशा का अर्थ तो आप समझते ही हैं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सारी चीज़ें दिशा को बताती हैं। लेकिन परिमाण का बात करूँ तो 10 किलो, 12 किलो, 2 लीटर, 3 लीटर, 15 लीटर, ठीक है, या फिर तुम लोग गिन के भी बोलते हो कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें परिमाण में आ गई। तो इन दोनों के आधार पे हम लोगों ने 2 भागों में बांटा अपने भौतिक राशियों को, और वो भाग हैं आपके आदिश राशि और सादिश राशि। मैं हमेशा से बोलता हूँ किसी भी चीज़ का अगर अर्थ समझना है तो शब्द को तोड़ो। जब तुम आदिश को तोड़ोगे तो एक आ आएगा और एक दिश आएगा। दिश दर्शाता है आपके दिशा को, यानी दिशा को, और आ दर्शाता है आपके ना होने का, और सा दर्शाता है होने का। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आदिश जिसके साथ दिशा ना हो वैसे राशियों को आदिश राशि बोलते हैं, और सादिश जिसके साथ में दिशा हो वैसे राशियों को सादिश राशि बोलते हैं। यहाँ देखो लिखा भी है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो और दिशा ना हो तब वह भौतिक इकाई आदिश राशि में गिनी जाएगी। उदाहरण में क्या क्या? चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है। अच्छा, आप कभी आप समय अपने दोस्त या फिर टीचर आपसे पूछते हैं कि समय कितना हुआ है बताओ, तो क्या भाई आप बोलते हैं क्या कि समय सर अभी 6:12 पश्चिम की दिशा में हुआ है? ऐसा होता है क्या? या फिर आपसे अगर कोई पूछे कि कितना तापमान है, तो आप बोलते हैं क्या कि सर वहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर की दिशा में है? ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ दिशा नहीं है, इसलिए यह राशियाँ आदिश राशि है। वहीं सादिश राशि की बात करूँ तो इन भौतिक इकाइयों का परिमाण और दिशा दोनों ही होती है, मतलब इसके साथ आपका दिशा भी है और परिमाण भी है। इसके उदाहरण की बात करता हूँ तो इसमें आपका वेग आ जाता है, इसमें आपका विस्थापन आ जाता है, बल, संवेग, चरण। जैसे अगर मैं विस्थापन या फिर छोड़ बल की बात करता हूँ, बल लगाने का बात अगर हम लोग करें, मान लेते हैं कि बॉक्स रखा हुआ है,
आप यहाँ पे खड़े हो गए और आप खड़े होके इस पे दाब लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठेलने का कोशिश कर रहे हैं, भाई इसको ठेल के हटा देंगे। अब ये बॉक्स है आपका 10 kg का, तो आपने इसको आगे ठेल के यहाँ कर दिया मान लेते हैं। तो आपने बल लगाया तो तुम देखे हो ध्यान से कि तुमने किसी पार्टिकुलर दिशा यानी किसी निर्धारित दिशा में बल लगाया। तो बल एक सादिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा भी होती है। उसी प्रकार जब आप बोलते हैं कि मैं विस्थापन की बात करता हूँ, चलो यहाँ पे विस्थापन की बात कि मैं अपने स्कूल तक गया, तो आप इसमें कहीं दिशा नहीं लाते हैं। यहाँ आप बोलते हैं कि 15 किलोमीटर स्कूल तक गया, तो यहाँ पे भी दिशा नहीं आती है। लेकिन आप बोलते हैं कि 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ में गया, पश्चिम की तरफ गया, तो यहाँ आप दिशा लेके आते हैं। इसलिए जहाँ दिशा आ जाए वो सादिश राशि हो जाती है, और जहाँ दिशा ना आए वो आदिश राशि होती है। आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा। अब हम लोग दूरी और विस्थापन के बीच अंतर समझेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। देखो, पानी वगैरह लेके बैठा करो जब भी क्लास करने बैठो, या फिर वीडियो बीच बीच में रोक के पढ़ा करो, क्योंकि लगातार मैं जब एक 1-1.5 घंटा पढ़ाता हूँ तो मेरा माइंड भी उस स्पीड से चल रहा होता है कि आप लोग को जितना से जल्दी खत्म करूँ, आपको रिवाइज करा दूँ। तो आप लोग को भी शांत होकर बैठना होगा, तभी आप लोग को एक बार में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर तुम पढ़ते के साथ साथ गाना भी सुन रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, घूम भी रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। शांति से टेबल पे बैठ के या जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो, कॉपी निकालो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। बीच बीच में मैं फालतू का ज्ञान देता रहता हूँ। अब दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, सब पढ़ने पे बाद में आएंगे, उससे पहले समझते हैं इसको एक डायग्राम से, एक फोटो के मदद से। तो मैं जब दूरी की बात करता हूँ तो आप मान लीजिए हैं आप यहाँ हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप ए पे हैं, मैं बी पे हूँ। मैंने बोला भाई तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, या बहन तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो तुम्हारे पास सबसे छोटा रास्ता तो ये है कि तुम सीधे सीधे मेरे पास एकदम फटाक से पहुँच जाओ। दूसरा रास्ता तुम ऐसा हो सकता है डांस करते करते हो। तीसरा रास्ता हो सकता है घूम के, एकदम घूम के ऐसे करके तुम वापस मेरे पास आओ। तो दूरी, वो सारे रास्ते, वो सारे पथ विस्थापन को छोड़ के दूरी हो जाते हैं। और विस्थापन क्या है, सबसे छोटी दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो सबसे छोटी दूरी है ना, ये पहला वाला लाइन, ये विस्थापन कहलाएगा। और उसके विस्थापन को छोड़ के अन्य जितनी भी रास्ते हो सकते हैं, वो सारे आपकी उस रास्ते का जो मार्ग होगा वो दूरी कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखो एक कार बना हुआ है, और साथ के साथ तुम देख सकते हो यहाँ एक गाड़ी है। इस गाड़ी को ए से बी पे जाना है, तो इसके पास सबसे छोटा रास्ता तो ये है जिस पे ये चल रहा है फिलहाल। तो ये रास्ता इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी विस्थापन हुआ। लेकिन इसके अलावा मान लेते हैं ये कोई अन्य रास्ता तय कर ले, ये रास्ता पकड़ ले, या ये डिस्को डांस वाला रास्ता पकड़ ले, या ये रास्ता पकड़ ले, तो वो सारे रास्ते उसके लिए दूरी कहलाएंगे, विस्थापन नहीं। अब वापस कहानी पे आते हैं। तो बोलता है दूरी क्या है, बोलता है वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। दूरी एक आदिश राशि है। आदिश मतलब इसके साथ दिशा नहीं होती, इसका केवल मापन या परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। जैसे रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चला, तो आपको पता चला क्या कि रमेश किधर चला, बस रमेश चला, किधर चला नहीं पता, 65 किलोमीटर बस चला। लेकिन जब विस्थापन की बात करता हूँ तो इसमें हमारे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, मतलब चलना आपने यहाँ से शुरू किया ए से और आना आपको बी है, जिसके बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगी। आपको मान लीजिए यहाँ से आपने शुरू किया, आपको जाना यहाँ पे है, इसके बीच सबसे छोटी दूरी ये है, तो ये विस्थापन कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला विस्थापन कहलाएगा, और इसके अतिरिक्त जो भी अलग अलग रास्ते होंगे वो आपकी दूरी कहलाएगी। आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा कि सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है, उसके अतिरिक्त जितनी भी दूरियां हैं सब क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि गाड़ी कहाँ से शुरू होगी, यानी आप चलना कहाँ से शुरू करेंगे और रुकेंगे कहाँ जाके, यानी प्रारंभिक आपका स्थिति क्या है और आपका अंतिम स्थिति क्या है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी का मापन ही क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन एक सादिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होता है। इसके पास आपका दिशा भी होता है और मापन भी होता है। कैसे मैं आपको समझाऊं, तो देखो, बोलता है रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। मतलब रमेश जो है उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया, तो वो यहाँ से किधर गए, दक्षिण की दिशा में, मान लेते हैं इधर दक्षिण है, इधर चलना शुरू किए और कितना चले, 65 किलोमीटर चले। तो यहाँ आपको दिशा पता चला ना कि किस दिशा में चले, तो जहाँ दिशा मिल जाए वहाँ पे विस्थापन हो जाएगा। दूरी के साथ दिशा आ जाए तो दूरी क्या हो जाती है, विस्थापन नहीं। बच्चे यही गलत रटते हैं, ये कभी मत रटना कि दूरी के साथ अगर दिशा आ जाए तो विस्थापन। सबसे छोटी दूरी के साथ यानी विस्थापन तब कहलाएगा जब सबसे छोटी दूरी हो और उसके साथ साथ आपको दिशा भी पता हो, तब वो विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन का अंकीय मान 0 हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक, अच्छा हाँ, विस्थापन 0 हो सकता है। बहुत बच्चों को लगता है कि विस्थापन 0 नहीं। इसका आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, अगला वीडियो जब क्वेश्चन वाला सिर्फ आएगा उसमें दिख भी जाएगा तुम लोगों को क्वेश्चन
विस्थापन बिल्कुल शून्य हो सकता है। चलो समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों कि विस्थापन कैसे शून्य हो सकता है। मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू किया ए से, और मुझे जाना है बी पे, तो मैं यहाँ से ए से बी पे आया, तो ये विस्थापन हो जाएगा। मान लो ये एक्स दूरी था, तो ये एक्स किलोमीटर मेरा विस्थापन हो गया। लेकिन एक बात बताओ, मैं ए पे गया, ए से बी पे गया और बी से फिर लौट के आ गया कहाँ, ए पे, तो जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म कर दिया ना। तो सबसे छोटी दूरी जहाँ से शुरू किया, यानी ए से ही शुरू किया और ख़त्म भी किया ए पे, तो उसके बीच का दूरी क्या है, शून्य है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है। ये बात भी आप लोग को क्लियर करना जरूरी था। अब विस्थापन को हम लोग एस से दर्शाते हैं। एस के मदद से हम लोग विस्थापन को दर्शाएंगे इस पूरे चैप्टर में। आगे जा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे उस समय। क्वेश्चंस का अलग वीडियो आएगा, इसमें मैंने सोचा है पूरे थ्योरी को एक साथ खत्म करते हो, तो आपको ताकि बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसमें पूरा थ्योरी आपको समझा दूंगा। क्वेश्चंस का अगला वीडियो वही आधा घंटा लगभग का आएगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताना चाहूंगा, ठीक है। जब मैं दूरी और विस्थापन के अंतर की बात करता हूं, तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया है कि दूरी वो वास्तविक पथ है जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, और उसका माप हम लोग दूरी कहलाती है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम यानी सबसे छोटी दूरी का मापन होता है, उसको विस्थापन बोलते हैं। यह एक आदिश राशि है, मतलब इसके साथ दिशा क्या है, नहीं है। इसके साथ दिशा है क्या, नहीं, लेकिन इसके साथ दिशा है, ये सादिश राशि है। फिर बोलता है यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी तुम्हारा दूरी नहीं। कभी बोलते हो क्या कि -15 किलोमीटर चल के गए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। और कभी बोलते हो क्या कि हम 0 किलोमीटर चले हैं, अरे ऐसा नहीं होता है भाई, जीरो दूरी हो ही नहीं सकता। अगर तुमने गति कर रहे हो, अगर तुम गति में हो, तो तुम्हारा कभी भी दूरी जीरो शून्य हो ही नहीं सकता। वहीं अगर विस्थापन की बात करूँ तो यह धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। मतलब ये धनात्मक तो होगा, मतलब पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो सबको पता है, लेकिन ये शून्य भी हो सकता है। अभी पहले भी इसी के पीछे मैंने समझाया कि कैसे शून्य हो जाता है। यहाँ से जाके फिर यहाँ से यहाँ गए, तो जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म किए, तो ऐसे में हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। फिर बोलता है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। बोलता है दूरी और विस्थापन आपका बराबर हो सकता है कब, जब आप सरल रेखीय गति करेंगे तब। इस पे एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी है कि दूरी विस्थापन कब बराबर हो जाता है, ठीक है। जब आप सरल रेखीय गति करें, बिल्कुल सीधा सीधा चलें और वापस घूम के ना आ जाए, जहाँ जाना था वहीं जाकर रुक गए, तब आपका दूरी विस्थापन बराबर हो जाएगा। और फिर विस्थापन में बोलता है इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा, या तो दूरी के बराबर होगा या उससे कम होगा, दूरी से अधिक ये कभी नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को गति के दोनों तरीकों के बारे में पढ़ना है, एक समान और असमान गति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। अब एक समान और असमान गति की बात करते हैं। जैसे देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति में होती है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, वो तो हर सेकेंड में एक ही आगे कदम आगे बढ़ाता है ना भाई। और असमान, देखो मैं पहले इसका कहानी बता देता हूँ जो नोट्स में लिखा है, फिर अच्छे से समझाऊंगा अभी। फिर असमान गति में बोलता है यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करे तो वह असमान गति में होता है। यानी दो तरह का गति यहाँ आपको समझ में मैंने आपको बताया, एक बोला एक समान, दूसरा बोला असमान। देखो एक समान मतलब एक जैसा, मतलब समय बराबर दूरी बराबर। यहाँ से यहाँ तक मान लो हमको जाने में लगा है 10 मिनट, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है 10 मिनट, और ये दूरी भी 5 किलोमीटर था, ये भी दूरी 5 किलोमीटर था। तो जब समय बराबर हो और उसमें दूरी जो आपने तय किया वो भी बराबर बराबर हो जाए, तो ऐसे गति को एक समान बोलते हैं। और जब ऐसा ना हो तो वह असमान कहलाता है। असमान गति भी अब दो तरह का होता है दोस्त, त्वरण गति और मंदन गति। इसको त्वरण जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से क्लियर करूंगा, बस अभी आगे ही आने वाला है, तो चिंता मत करो। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये गाड़ी जो है ये आपका एक समान गति में है। इसने 0 से लेके 1 घंटे में, जब वो 1 घंटा हुआ तो 10 किलोमीटर चला, एक से दूसरा घंटा हुआ तब भी 10 किलोमीटर चला, दूसरा से तीसरा घंटा 10 किलोमीटर, तीसरा चौथा 10 किलोमीटर, मतलब हर एक घंटे में वो कितना दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है हर एक घंटे में। तो ऐसे गति को बोलते हैं एक समान गति। इसका ग्राफ बनाओगे तो एकदम सीधा सीधा बनेगा। यानी यहाँ से आपकी चीज़ और पता चला कि एक समान गति का जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखीय होता है, एकदम सीधा सीधा बनता है, एकदम स्ट्रेट बनता है। वहीं असमान गति की बात करें तो देखो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला, अगला घंटा में खाली 5 चला, फिर अगला 5 चला तो तीसरा में 10 को चला, घंटा 10 किलोमीटर चला। तो ऐसे गति को बोलते हैं असमान गति, जहाँ अलग अलग दूरी आप तय करते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि कितना दूरी आप कितना समय में तय कर रहे हैं। इसका ग्राफ कुछ भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे भी देखो कुछ भी डिंग डोंग बन गया है, इधर से इधर, इधर से इधर,
तो ऐसा इसमें कुछ भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन हाँ, एक समान गति का ग्राफ हमेशा सीधा होगा, और असमान में कुछ बना दोगे वो असमान हो जाएगा। लेकिन एक समान में याद रखना कि वो उसका ग्राफ हमेशा सीधा होता है। अब त्वरित और मंदन गति को पढ़ने से पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चाल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद चाल के प्रकार और वेग। वेग पढ़ने के बाद हम लोग त्वरण में आएंगे। त्वरण पढ़ने के बाद आपका त्वरण के प्रकार और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कुछ ग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। हमको लगता है 1 घंटा से ऊपर वीडियो नहीं जाना चाहिए, 1 घंटा 10 मिनट तक जाएगा। चाल क्या है? ऐसा अपने घर में कभी कभी डांट सुनूंगा कि तुम्हारा चलिए ठीक नहीं है, तुम्हारा चलन ठीक नहीं है। अरे मैंने भी सुना है, सब सुनते हैं डांट। तो चाल बोलने का मतलब अर्थ है ना कि आप चल कैसे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ, तुमको मजाक लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम समझ रहे हो कुछ। अगर इसका नाम चाल पड़ा है तो कुछ तो कारण होगा ना कि इसका नाम चाल पड़ा। तो यहाँ हम लोग चाल से चलन का पता करेंगे कि कितना समय में तुम कितना दूरी तय कर रहे हो, उसे के अनुपात को हम लोग चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल को आप बोल सकते हैं दूरी और समय का अनुपात। आप इसको एक भी बोल सकते हैं कि गति के दर का मापन, कि गति आप जब यहाँ से यहाँ तक गति किए तो कितना तेजी से गति किए, कितना समय में गति किए, इसका मापन, इसको मापना ही चाल कहलाता है। या आपका तो क्योंकि एमसीक्यू परीक्षा होगा तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि गति का दर का मापन क्या कहलाता है, तो क्या बोलोगे? चाल कहलाता है। बोलता है वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। किसी भी वस्तु की चाल को हम लोग कैसे निकालते हैं? उसके द्वारा चली की गई दूरी को भागा देते हैं उसमें लगा गया समय से, तो हमारा चाल निकलता है। देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है, यह फॉर्मूला नोट कर लेना कॉपी में। चाल की विशेषताएं क्या है? चाल एक आदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है। यह दिशा रहित होती है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। यह आपका एक आदिश राशि है। अब बोलता है चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में होता है। अब तुम चाल को जब नापोगे, कोई भी चीज को नापते हो तो बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं 1 लीटर, तो लीटर क्या है? उसका मापन का एक तरीका हुआ। तुम बोलते हो 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या हुआ? एक तरीका हुआ जिसमें तुम नाप रहे हो। वैसे जब चाल को नापते हो तो या तो तुम मीटर प्रति सेकंड में उसको नापते हो, ठीक है, या उसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में नापते हो, या किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हो। तो तुमको मैक्सिमम टाइम किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड ही मिलेगा। इस सेंटीमीटर प्रति सेकंड एग्जाम में आप देता नहीं है, रेयरली कभी कभी पूछ देता है। बोलता है यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है, और यदि कोई असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान ना रहकर बदलती रहती है। मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जब वस्तु एक समान गति में था तो तुम नोटिस करो कि 1 घंटा में तुम्हारा कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ जब चाल निकालोगे तो चाल का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। देखो बोलते रहो, ऐसे घर में बोलते बोल के पढ़ो, सब सोचेगा पागल है लेकिन फिर भी पढ़ो। तो दूरी आपका शुरू में 10 किलोमीटर चला और समय कितना लगा? 1 घंटा। तो यहाँ चाल कितना आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पे भी चाल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आप कितना चले? 10 किलोमीटर चले, कितना समय में? 1 घंटे में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे तुम देखो कि चाल बराबर बराबर आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये तुम असमान वाला देखो, जो असमान गति वाला है, इसमें तुम ध्यान से देखो। इसको मैं कौन से कलर से? ब्लू से बनाता हूँ। देखो शुरू में चाल निकालो, पहले घंटा में यहाँ से यहाँ तक का, तो दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, और समय कितना लगा है? 1 घंटा। तो यहाँ पे चाल कितना आया? आपका आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। शुरू में इतना है। फिर यहाँ से यहाँ तक में निकालो चाल, मतलब एक से दूसरे घंटा जब चला तो उस समय कितना चला? 5 किलोमीटर। समय कितना लगा? 2 घंटा। 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चाल। तो चाल बदल रहा है ना, यानी असमान गति में आपका चाल बदलते रहता है, लेकिन एक समान गति में आपका चाल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वह परिवर्तन नहीं करेगा। नहीं होता तो फिर एक यहाँ से यहाँ तक का भी निकालो 2 से 3 का, तो 5 किलोमीटर चला, फिर कितना? एक कितना घंटा में आपका अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे 1 होगा, तो मैंने गलती से 2 लिख दिया। तो फिर भी अलग आएगा। देखो 5/1 लिखता हूँ तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरा से तीसरा में गए तो यहाँ 5 किलोमीटर चले, यहाँ पे भी 1 घंटा, तो चलो यहाँ मान लेते हैं बराबर था। लेकिन फिर जब यहाँ से यहाँ तक आए तीसरा से चौथा, तो तुम कितना चले? 10 किलोमीटर चले हो, और कितना समय लगा है तुमको? 1 घंटा। तो यहाँ चाल हो गया क्या? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुरू में 20 था, 20 से 5 हो गया, 5 5 रहा, फिर 5 से 10 हो गया। तो जब चाल बदल जाए तो ऐसे गति को असमान गति बोलते हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना कि एक समान में चाल नहीं बदलता है और असमान गति में चाल बदल जाता है। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग बात करेंगे औसत चाल की। अब हमको एक बात बताओ, जब तुम लोग बोलते हो कि चाल हम निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं उसको दूरी और समय को भागा करके निकाल रहे हैं, ठीक है।
लेकिन क्या आप जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप धीरे नहीं होते हैं? अगर ठोकर आ जाए सामने, कोई गाय आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, कोई इंसान आ जाए, चाहे तुमको आगे दिखे कि पानी गिरा हुआ है रोड पे, तो गाड़ी धीरे करते हो ना? तो ऐसे में चाल कम होता है ना, स्पीड कम करते हो, फिर स्पीड बढ़ा देते हो, खाली रोड मिले तो तुम उड़ाने लगते हो, गाड़ी शुरू हो जाते हो उड़ाना। तो ऐसे में तुम्हारा चाल परिवर्तित होता है, यानी चाल बदलता है। मतलब हम लोग अधिकतर में असमान गति करते हैं ना, एक समान तो हम लोग में संभव नहीं है, असमान गति करते हैं। तो असमान गति जब तुम कर रहे होते हो, तो अगर तुमको कोई पूछता है कि तुम कितना स्पीड से हिल रे, कितना स्पीड से तुम आए हो, तुम बोलते हो कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि तुम कहीं स्पीड नहीं किए, कहीं धीरे नहीं हुए, लगातार तो नहीं। तो तुम औसत चाल बताते हो कि लगभग 50 मेरा गाड़ी चल रहा था, हल्का हल्का ऊपर नीचे गया, यही है औसत चाल। इसी में बोलता है कि वस्तु की औसत चाल कुल तय की गई दूरी और कुल समय से अनुपात को हम लोग कहते हैं। मतलब औसत चाल निकालने के क्या करोगे कि कुल दूरी को, जितना दूरी तुम तय किए, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसी में फोटो में आ जाओ कि शुरू में सारा, पहले मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो फोटो भी गायब हो गया। इसको मैं मिटाता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग अधिकतर हम लोग असमान गति करते हैं अधिकतर समय में। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने पहला चाल आपका आया था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बार निकाले थे तो आया था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा बार निकाले हैं तो आया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग चाल आ रहा है। और कोई पूछ देगा तो तुम क्या बोलोगे, 20 से आए कि 5 से स्पीड से आए कि 10 के स्पीड से आए, नहीं बता पाओगे। ऐसे में ही निकालते हैं औसत चाल। आप लोग भी निकाल सकते हो औसत चाल। क्या करो, जितना पूरा दूरी तय की, और मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है जोड़ो, 20 + 5 + 5 + 10, ये हो जाता है आपका 40 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया टोटल, 40। और टोटल समय कितना लगा, 0 से लेकर 4 घंटा, यानी 4 घंटा का समय लगा। तो ऐसे में चाल निकालोगे तो 40/4 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं? तो ये आपको पूछा कितना स्पीड से आया था, तुम्हारा औसत चाल कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो औसत चाल क्यों निकालते हैं समझ में आया, कैसे निकालते हैं समझ में आया। इसका फॉर्मूला होता है V = S/T। ठीक है, आगे बताऊंगा भी, टेंशन नहीं लो। लेकिन इतना याद रखना कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, सारे दूरी को जोड़ के जितना समय उतना दूरी तय करने में लगा उसको भागा दे देंगे तो हमारा औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो तुम कमेंट कर सकते हो। अब चाल के प्रकार समझते हैं। अब चाल भी एक समान और असमान हो सकता है। जिस तरह गति मैंने बात किया ना कि एक समान गति है, असमान गति है, चाल भी हो सकता है। जैसे अगर तुम देखो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो समान चाल, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वो असमान चाल कहलाती है। मतलब असमान चाल और एक समान चाल और एक समान गति और असमान गति में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी वही कहानी देखो कि 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, हर घंटा में 10 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो यहाँ चाल आएगा तुम्हारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ शुरू में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी पीछे निकाले थे हम लोग, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, फिर हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। तो ये क्योंकि यहाँ पे चाल नहीं बदल रहा है, यहाँ पे आपके इस केस में, अरे मार्कर भाई खुल जाओ, घुसा गया क्या मार्कर? क्योंकि यहाँ पे आपका चाल नहीं बदल रहा है, इसलिए कैसा हुआ, एक समान। लेकिन यहाँ हर बार चाल बदल जा रहा है तो यह कैसा हुआ, असमान चाल। इतना ही समझना था आपको इसमें। अब हम लोग वेग की बात करेंगे। चाल और वेग में अधिक अंतर नहीं है। यानी जब आपका देखो, मैं दिखाना चाहूँ तुमको कि ये जो आप हैं, आप इस दिशा में चल रहे हैं, मान लेते हैं आपकी जो सिस्टर है वो इस दिशा में चल रही है। तो तुम जब इस दिशा में चल रहे हो, मान लो तुमने 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चला, और तुम्हारे सिस्टर मान लेते हैं 5 किलोमीटर इस दिशा में चली। तो जब दिशा आ जाए ना चाल के साथ, मतलब चाल के साथ जब दिशा आ जाए तो उसी को वेग कहते हैं। बोलता है एक निश्चित दिशा में चाल को ही वेग कहते हैं, वेग कोई नया चीज नहीं है। मतलब जब, तो अगर दिशा इसमें आ रहा है तो ये कैसा राशि होगा, सादिश राशि होगा कि आदिश राशि होगा? बिल्कुल सही, सादिश राशि होगा। मतलब इसका परिमाप भी होगा और इसके साथ साथ उसका दिशा भी होगा। तो अब वेग को हम लोग भी से दर्शाते हैं, किस चीज से, भी से दर्शाएंगे।
अब बोलता है भी एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप होती है। वेग ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। मतलब वेग आपका माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये चीजें याद रखना। अब वेग भी तुम्हारा ऊपर नीचे हो सकता है ना, जिस तरह चाल तुम्हारा असमान हो रहा था, वेग भी असमान हो सकता है। तो ऐसे में भी हम लोग औसत वेग निकालेंगे, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो गया? कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब भी से दर्शाते हैं वेग को, मैंने आपको बताया भी कि भीग से वेग को दर्शाते हैं। तो भी बराबर कुल विस्थापन यानी एस बटा कुल समय मान लेते हैं टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आया? भी बराबर एस बाई टी। याद रखना। औसत वेग की वही बात कि यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। तो औसत वेग तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, कुल दूरी विस्थापन बटा कुल समय कर दो। और एक और तरीका है तुम्हारे पास औसत वेग निकालने का। वो क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। मतलब औसत वेग का एक और फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया कि आप लिख सकते हैं भी एवरेज, एवरेज मतलब औसत, बराबर u यानी प्रारंभिक वेग प्लस v यानी अंतिम वेग बटा 2। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आया है औसत वेग का। यहाँ u क्या है? प्रारंभिक वेग मतलब कितना वेग से आपने चलना शुरू किया। v क्या है? अंतिम वेग मतलब आप कितना वेग से अभी चल रहे हैं, और उसको भागा दे दोगे 2 से, तो तुमको मिल जाएगा क्या? एवरेज। तुम्हारा क्या वेलोसिटी मतलब तुम्हारा औसत वेग क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वेग और चाल में अंतर समझते हैं। वेग एक सादिश राशि मतलब इसके साथ दिशा है, और चाल एक आदिश राशि मतलब इसके साथ दिशा नहीं है। अभी समझाया। बोला वेग ऋणात्मक, धनात्मक हो सकता है, मतलब वेग आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा धनात्मक होता है। चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलता है औसत वेग शून्य हो सकता है। आप जब औसत वेग निकालोगे तो वो शून्य हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी शून्य नहीं होता। कभी शून्य बोलते हो क्या कि चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे? नहीं बोलते हो ना। तो अब एक दो को गाड़ी मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ तुम देखो, ये गाड़ी इधर दिशा में चल रही है और ये गाड़ी इस दिशा में चल रही है। इसका चाल दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड और इसका चाल दिया है 15, यानी स्पीड दिया है 15। स्पीड और चाल एक ही चीज होता है। लेकिन वेग की जब बात करते हैं तो वेग तब तक पूरा देखो, चाल तो चाल ही रहा ना, 15 15 रहा दोनों में, लेकिन अब क्या आ गया? दिशा आ गया नॉर्थ और दिशा आ गया साउथ। तो जब दिशा आ गया तो चाल क्या बन गया? वेग बन गया। क्लियर। अब हम लोग त्वरण पढ़ेंगे, यानी वेग में परिवर्तन की दर को पढ़ेंगे। बोलता है त्वरण क्या है? जैसे गति में परिवर्तन की दर को, चलिए अब त्वरण को समझते हैं। क्या है त्वरण, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी तुरंत पहले ही बताया है कि गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं या वेग कहते हैं। वैसे ही वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वहां गति में परिवर्तन की दर बोल रहा था मैं, तो चाल का फॉर्मूला लिखा था दूरी बटा समय। अब त्वरण बोल रहा हूं तो यहाँ बोल रहा हूँ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? त्वरण बराबर हो जाएगा आपका वेग बटा समय। ठीक है, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर भी बाई टी। भी क्या है? आपका वेग। ठीक है, और इसी को तुम लिख सकते हो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। असमान गति के लिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को घटा के टी से भगा दे दो तो भी। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना। बोलता है त्वरण की स्थिति में जब त्वरण हो रहा होगा तो भी बड़ा होगा यू से। अगर भी यू से बड़ा होगा, एक चीज आप बताइए यहाँ देख के, फॉर्मूला में देख के, कि अगर भी जो है वो यू से बड़ा होगा, यू छोटा होगा, तो ये ऊपर वाला वैल्यू प्लस में आएगा, तो ए भी आपका प्लस में आएगा। लेकिन भी अगर माइनस में हो, अगर भी आपका माइनस में हो, मतलब भी आपका कम हो, यू बड़ा हो जाए, तो ई वाला आपका क्या चीज में आएगा? माइनस में आएगा। तो आपका जो त्वरण है वो पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है यानी ऋणात्मक भी हो सकता है। और ऋणात्मक आपका त्वरण को ही हम लोग नाम दे देते हैं मंदन। तो बोलता है कि जब भी यू से बड़ा होगा तो क्या होगा? धनात्मक। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे पता कर लोगे। और जब यू भी से बड़ा होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक।
त्वरण तथा मंदन राशियां जिनका मान क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। त्वरण कुछ भी हो सकता है। अब त्वरण को हम लोग दर्शाते हैं किससे, एज के मदद से, एक से दर्शाते हैं। जिस तरह वेग को भी से दर्शाते थे ना, वैसे त्वरण को ए से दर्शाते हैं। अब जिस तरह तुम लोग वेग लिखते थे या स्पीड को लिखते थे तो लिखते थे किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो लिखते थे तुम लोग उसको एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में, या लिखते थे मीटर प्रति सेकंड में। वैसे ही त्वरण को जब तुम लिखोगे तो त्वरण को तुम लिखोगे किसमें, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, इसका ये तुम्हारा SI मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आशा करता हूँ आपको त्वरण क्लियर हुआ होगा। त्वरण क्या है, जिस तरह आपके दूरी और समय के बीच हम लोग अनुपात कर रहे थे तो वेग निकाल रहे थे और विस्थापन निकाल रहे थे, वैसे ही जब आप वेग और समय के बीच में अनुपात निकालेंगे तो वो त्वरण कहलाएगा। यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और आपके गति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं या वेग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को त्वरण के प्रकार पढ़ने हैं। त्वरण भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है एक समान त्वरण और दूसरा होता है असमान त्वरित। तो देखो, इस चीज को समझने का प्रयास करो। जब आपका त्वरण बराबर बराबर आए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मेरा शुरू में जो वेग था वो था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस समय समय कितना हो रहा था, समय हो रहा था मान लो 1 घंटा उस समय समय था। दूसरा जब हम यहाँ V1 T1 V2 जिस समय आया तो वो भी मेरा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें भी जो समय हमको लगा था T2 वो भी था 1 घंटा। तो ऐसे में तुम अगर A1 निकालोगे, यानी पहला, तो वो हो जाएगा V1/T1, यानी वो हो जाएगा 10/1 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होगा। तो A यहाँ 10 आया। A2 निकालोगे तो इसी तरह वो भी V2/T2 करोगे तो वो भी तुम्हारा क्या आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ कट जाएगा, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये इसमें से क्या मिल रहा है कि हमारा त्वरण बदल रहा है क्या, शुरू में भी 10 था और बाद में भी 10 ही रहा। तो ऐसा त्वरण जब होता है तो ऐसे त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण। लेकिन ऐसा ना हो, अलग अलग वेग हो जाए अलग अलग समय में, तो ऐसे त्वरण को बोलते हैं असमान त्वरण। आप लोग को तो एक समान और असमान अच्छे से समझ में आना चाहिए। तीसरा बार आया फिर से ये चीज। ठीक है, वही कहानी यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो है एक समान वृत्तीय गति। क्या है, एक समान वृत्तीय गति। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, मैं 3-4 फार्मूला आपको सारे एक पेज में लिख के दे दूंगा और उससे सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, और ग्राफ थोड़ा बहुत बता दूंगा। एक समान वृत्तीय गति क्या बोलता है कि वृत्त, अच्छा रुको, वृत्त हमारे पास यहाँ होगा, वृत्त निकाला जाए, हाँ है अपने पास। ये मैंने एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, वृत्त। अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसका सेंटर बना देता हूँ। तो वृत्त के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि वृत्त से जो दूरी आप यहाँ तक ला के लिखते हो इसको बोलते हैं रेडियस, यानी इसको बोलते हैं त्रिज्या। और आपको ये भी पता होगा कि वृत्त का ही जो पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, उसका जो परिमाप होता है यानी सरकमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ के आए हो, एरिया बराबर होता है πr², पेरीमीटर बराबर होता है 2πr। तो एक समान वृत्तीय गति यानी एक समान मतलब समय भी आपका बराबर बराबर चल रहा है और उसमें दूरी भी बराबर बराबर तय कर रहे होंगे हम लोग। तो ऐसे में बताओ, फॉर्मूला तुम लोग को मैंने क्या दिया है, अभी तक आप लोग को मैंने बताया है ना कि वेग बराबर होता है दूरी बटा क्या, समय होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे दूरी जब तुम निकालोगे, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, एक राउंड मारा, तो एक राउंड में दूरी कितना हो गया, 2πr। दूसरा राउंड मारेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, तीसरा राउंड मारेंगे 3 से गुना कर देंगे, और जो समय लग रहा होगा वो लग रहा होगा। तो एक समान वृत्तीय गति में तुम जब निकालोगे वेग, तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ दूरी किसके गुना खंडन में आएगा, 2πr के, और समय तो t का t रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम आपको एक चीज, अब इस ग्राफ को देखो, अब हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में बात, देखो ग्राफ को, दूरी समय ग्राफ है, यहाँ देखो टेढ़ा मेढ़ा ये बन रहा है। तो जब टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो आप हमको क्या बताइए कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि एक समान के लिए जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। लेकिन जब असमान के लिए होता है तो ग्राफ कुछ भी डिस्को डांस बन सकता है। तो यहाँ डिस्को डांस टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो एक ऐसा गति हुआ, ये आपका असमान गति का ग्राफ हुआ। क्लियर, आगे बढ़ो। इस ग्राफ को देखो, ये भी दूरी समय ग्राफ है। अब दूरी समय ग्राफ से तुम चाल पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, यानी चाल यहाँ स्लोप के मदद से निकलेगा। तो तुमको क्या देखना है, इस तरह अगर क्वेश्चन परीक्षा में जब पूछे किसका चाल अधिक है बताओ, तो तुमको यहाँ से देखना है थीटा। ये देखो, ये एंगल बड़ा होगा कि ये वाला एंगल बड़ा होगा कि
ये वाला एंगल बड़ा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। थीटा सी, थीटा बी कि थीटा ए? थीटा ए बड़ा होगा, ए सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो ये ज़्यादा ऊंचा है इसलिए ए का चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो तुमको देखना है थीटा, यानी एंगल देखना है, उसका कोण देखना है कि कौन अधिक कोण बना रहा है, किसके साथ, समय के साथ। जो अधिक कोण बना रहा होगा समय के साथ उसका चाल अधिक होगा। फिर है वेग समय ग्राफ। जिस तरह आपका स्पीड टाइम यानी दूरी समय ग्राफ होता है, उसी तरह वेग समय ग्राफ भी होता है। वेग समय ग्राफ की मदद से आप दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक तो आप दूरी निकाल सकते हैं और एक आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से क्या, त्वरण निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तुम ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, तीनों को देखो, तीनों का लाइन एकदम सीधा सीधा है, मतलब भी बदल रहा है क्या, ए के लिए नहीं, भी बी के लिए बदल रहा है क्या, नहीं। क्या तुम्हारा वेग सी के लिए बदल रहा है क्या, नहीं। लेकिन समय तो आगे बढ़ रहा है, समय तो हमेशा गतिमान है, वो तो बढ़ते रहता है ना। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है समय के साथ तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे त्वरण क्या है, शून्य है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि आपका दूरी समय के साथ बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो तुम ध्यान लगाओ, जब तुम गाड़ी का एक्सीलेटर घुमाते हो तो जल्दी जल्दी गाड़ी बढ़ता है आगे, मतलब उस समय दूरी जल्दी जल्दी आगे तय करते हो ना, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करते हो। तो ऐसा जब ग्राफ बने तो ध्यान रखना उस समय तुम्हारा त्वरण हो रहा होगा, और त्वरण कैसा हो रहा होगा, पॉजिटिव त्वरण हो रहा होगा, धनात्मक त्वरण हो रहा होगा। यहाँ फिर देखो वेग समय ग्राफ है, यहाँ वेग है, यहाँ समय है, और वेग समय ग्राफ एकदम सीधा सीधा बना है। मतलब अगर यहाँ से त्वरण निकालेंगे तो त्वरण कैसा होगा, एक समान त्वरण कि असमान त्वरण, ये आप लोग बताइएगा। ये होगा आपका एक समान त्वरण, क्योंकि सीधा सीधा बना है। ये एक बात याद रखना, जब भी कोई चीज़ सीधा सीधा बन रहा हो और क्वेश्चन पूछे कि कैसा है, तो आंख बंद करके आंसर मार के आना, एक समान, और वो सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मैं सारे फार्मूला आपको यहाँ पे एक पेज पे लिख के दे रहा हूँ, इसको नोट करो अच्छे से और घर पे इसको रिवाइज करना, साथ के साथ नोट कर लो। सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था क्या, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड बराबर, हिंदी में लिख देता हूँ आप लोग को भी क्लियर रहेगा। सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने देखा था दूरी बटा समय इज इक्वल्स टू होता है क्या, चाल। चाल को नापते किस चीज़ में है, चाल को आप नाप सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में, या इसको आप नाप सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। दूसरा फार्मूला आपके पास आया औसत चाल का। औसत चाल को हम लोग औसत चाल औसत में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, उसको हम लोग लिखते हैं भी एवरेज, और उसको दर्शाते हैं क्या, भी एवरेज इसको लिखते हैं कितना, टोटल कितना दूरी आपने तय किया बटा टोटल कितना समय लगा, उससे औसत चाल निकालते हो। और औसत वेग निकालने का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू। फिर मैंने त्वरण बताया, त्वरण त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ए बराबर का फॉर्मूला मैंने बोला भी बाई टी, या फिर इसी को लिख सकते हो भी माइनस यू बाई टी लिख सकते हो। और तीन फार्मूला ऐसे और हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, चलिए आपको वो बताता हूँ। यहाँ एक लाइन के अपन लोग खींच देते हैं, और वो तीनों फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ब्लू कलर से लिख देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला है भी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और तीसरा फार्मूला है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ कौन क्या क्या है वो आपको बता दूं। u है आपका प्रारंभिक वेग, ये u जो मैं लिख रहा हूँ हर जगह वो क्या है, प्रारंभिक वेग, मतलब किस वेग से आपने चलना शुरू किया। s क्या है, विस्थापन, विस्थापन मैंने पढ़ाया। v क्या है, किसी भी समय पे जो वेग है आपका वो v। a क्या है, a है त्वरण। टी क्या है, टी है समय, और हाफ तो बताने का कोई मतलब है नहीं। और आपका ए त्वरण हो गया, टी समय हो गया, भी वेग हो गया, और यू प्रारंभिक वेग हो गया। ये क्लियर होना चाहिए। ये फार्मूला कैसे आया आप लोग को पढ़ना है, लेकिन क्योंकि अब एमसीक्यू एग्जाम होगा, टिक मारने वाला परीक्षा होगा, तो उसमें आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखो और सीधा सीधी क्वेश्चन इससे बनाना। अब जितना पढ़ाने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपसे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बन जाएंगे। तो सब कुछ ट्राई कीजिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए। अगले वीडियो में हम लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, और उस दिन आप लोग को होमवर्क भी ढेर सारा मिलेगा। और ये जो मैंने नोट्स यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है, नोट कर लेना। एक दो और फार्मूला है तो इसका फार्मूला सीट भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे ड्राइव लिंक डाल दूंगा। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स, अब
आप लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि कैसा लगा इतना पढ़ने के बाद, और एंजॉय में इसी तरह पढ़ते रहो आगे भी, और फुल एंजॉय में रहो, ठीक है।